बोन सेल्स बोन एक लिविंग डायनामिक टिश्यूज है जिसमें हर वक्त फार्मेशन और ब्रेक डाउन का प्रोसेस चल रहा होता है। इस कंटिन्यूस रिमॉडलिंग को कंट्रोल करने के लिए बॉडी के पास 4 स्पेशलाइज्ड बोन सेल्स होती है: ऑस्टियोप्रोजेनेटर सेल्स, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स एंड ऑस्टियोक्लास्ट। इन चारों सेल्स की आपस का कोऑर्डिनेशन ही बोन स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, रिपेयर और मिनरल बैलेंस को मेंटेन करता है। सबसे पहले बात करते हैं ऑस्टियोप्रोजेनेटर सेल्स की। These are the early undifferentiated cells that give rise to osteoblast, the bone forming cells. Osteoprogenitor cells mesenchymal stem cells से derived होती है और bone formation के लिए रॉ मटेरियल समझी जाती है। ये इमेच्योर प्रिकर्सर सेल्स होती है जो आगे चलकर ऑस्टियोब्लास्ट या कंड्रोब्लास्ट में कन्वर्ट होती है। स्ट्रक्चर के लिहाज से ये सेल्स बहुत ही सिंपल और स्पेंडल शेप होती है, बिल्कुल फेब्रोब्लास्ट जैसी। इनका न्यूक्लियस लंबा, ओवल शेप और सेल की सेंटर में लोकेटेड होता है। इसमें ज्यादातर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज नहीं होते क्योंकि इनका मेजर रोल बस प्रोलिफरेशन और डिफरेंशिएशन ही होता है, हेवी मैट्रिक्स सिंथेसिस नहीं। ये सेल्स पेरियास्टियम और एंडोस्टियम की इनर लेयर में मौजूद होते हैं जहाँ से नया बोन बनाने के लिए एक्टिवेट होते हैं। फंक्शंस: जब भी बॉडी को फ्रैक्चर हीलिंग के वक्त या ग्रोथ के दौरान नई बोन की जरूरत होती है तो ऑस्टियोप्रोजेनेटर सेल्स ऑस्टियोब्लास्ट में कन्वर्ट हो जाती है, स्पेशली जब इन्हें काफी ऑक्सीजन सप्लाई मिलती हो। ऑक्सीजन ऑस्टियोप्रोजेनेटर सेल्स के लिए स्टिमुलाई का काम करता है। जिस हिस्से में ये सेल्स मौजूद है, अगर वहाँ ऑक्सीजन कम हो तो फिर ये सेल्स ज्यादातर कंड्रोब्लास्ट में कन्वर्ट हो जाती है जो कि कार्टिलेज बनाने वाली सेल्स है। मतलब कम ऑक्सीजन वाला एनवायरनमेंट ऑस्टियोप्रोजेनेटर को कार्टिलेज बनाने वाली डायरेक्शन में पुश करता है। कार्टिलेज वैसे भी ऐसे एरियाज में होते हैं जहां ब्लड सप्लाई कम होती है, इसलिए लो ऑक्सीजन इस प्रोसेस को नेचुरली सपोर्ट करती है। इसके बरक्स अगर इस एरिया में ऑक्सीजन ज्यादा हो तो ऑस्टियोप्रोजेनेटर सेल्स ऑस्टियोब्लास्ट में कन्वर्ट हो जाती है जो कि बोन बनाने वाली सेल्स है। हाई ऑक्सीजन का एनवायरनमेंट बोन फॉर्मेशन के लिए आइडियल होता है, इसलिए ज्यादा ऑक्सीजन ऑस्टियोब्लास्ट को एक्टिवेट और सपोर्ट करती है। ऑस्टियोब्लास्ट: जब ऑस्टियोप्रोजेनेटर सेल्स मैच्योर होकर अपनी एक्टिव फॉर्म में आती है तो ये ऑस्टियोब्लास्ट बन जाती है। ऑस्टियोब्लास्ट आर द एक्टिव बोन फॉर्मिंग सेल्स दैट प्रोड्यूस द बोन मैट्रिक्स। ये बोन बनाने वाली सेल्स होती है, यानी ये बोन की वो फैक्ट्रीज है जो नए बोन मैट्रिक्स बनाती है। इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट है। ये टिपिकली क्यूबाइडल या कॉलमनर शेप का होता है, स्पेशली जब ये एक्टिव होकर ऑस्टियाइड बना रहे होते हैं। इसके अंदर सेंटर में राउंड शेप का एक न्यूक्लियस होता है। बहुत ज्यादा राइबोसोम की वजह से इसका साइटोप्लाज्म बेजोफिलिक है। बेजोफिलिक वो टिश्यूज या सेल्स होते हैं जो बेसिक यानी अल्कलाइन डाइज को स्ट्रांगली एब्जॉर्ब करे और माइक्रोस्कोप में नीला या पर्पल नजर आए। इसके अंदर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी अपैरेटस वेल डेवलप होते हैं क्योंकि ये सेल्स कोलेजन टाइप 1 और दूसरे बोन प्रोटीन को बनाते हैं और सिक्रीट करते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट बोन की आउटर और इनर सरफेस पर एक लेयर की शक्ल में अरेंज होती है और ये 4 मेजर फंक्शंस को परफॉर्म करता है। ऑस्टियाइड फॉर्मेशन: ऑस्टियोब्लास्ट ऑर्गेनिक मैट्रिक्स यानी ऑस्टियाइड बनाती है जो कम्पैक्ट बोन का स्ट्रक्चरल यूनिट है और ये कोलेजन टाइप 1 प्रोटियोग्लाइकेन्स और ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर बनता है। मिनरलाइजेशन: ऑस्टियाइड बनाने के बाद ऑस्टियोब्लास्ट खुद ही इस मैट्रिक्स को मिनरलाइज भी करता है। ये सेल्स अल्कलाइन फास्फेट जैसे एंजाइम रिलीज करता है जो कैल्शियम फास्फेट क्रिस्टल को स्टोर करवाता है और ऑस्टियाइड को हार्ड बोन में कन्वर्ट करता है। रेगुलेशन ऑफ बोन रिमॉडलिंग: बोन रिमॉडलिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसमें पुरानी बोन तोड़कर नई बोन बनाई जाती है ताकि बोन स्ट्रांग, हेल्दी और अपडेटेड रहे। ऑस्टियोब्लास्ट 2 इम्पोर्टेंट प्रोटीन बनाता है जिससे बोन रिमॉडलिंग का सिस्टम बैलेंस में रहता है। पहला है रैंकल। ये प्रोटीन ऑस्टियोब्लास्ट से रिलीज होती है और ऑस्टियोक्लास्ट को स्टिमुलेट करती है। इससे ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिव होकर बोन का रिजॉर्प्शन यानी तोड़ना स्टार्ट कर देता है। दूसरा है ऑस्टियोप्रोटीग्रीन। ये रैंकल का नेचुरल ब्लॉकर है। ऑस्टियोप्रोटीग्रीन ऑस्टियोब्लास्ट को इनहिबिट करता है, मतलब उनकी एक्टिविटी को कम कर देता है ताकि बोन रिजॉर्प्शन ज्यादा न हो जाए। यानी ऑस्टियोब्लास्ट बोन बनाने के साथ साथ बोन ब्रेक डाउन का मैकेनिज्म भी कंट्रोल करता है। हार्मोन रिस्पॉन्सिवनेस: पैराथायराइड हार्मोन रैंकल सिस्टम को स्टिमुलेट करता है जबकि एस्ट्रोजन ऑस्टियोप्रोटीग्रीन को। Osteocytes are mature bone cells found in lacunae that maintain bone tissues and regulate bone remodeling through their long canalicular processes. ये बोन में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली सेल्स है, यानी पूरी बोन टिश्यूज में सबसे ज्यादा इन्हीं सेल्स की तादाद होती है। ये ऑस्टियोब्लास्ट का मेच्योर फॉर्म है, लेकिन स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों में ऑस्टियोब्लास्ट से बहुत अलग होती है। ऑस्टियोसाइट्स बोन के अंदर छोटी छोटी क्यूविटीज में रहते हैं जिनको कहा जाता है लेकुनाई। इनका स्ट्रक्चर स्पाइडर शेप होता है जिसमें
जिसमें बहुत सारी लंबी और पतली साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस होते हैं। ये प्रोसेसेस केनालिकुलाई नाम की माइक्रोस्कोपिक चैनल्स के अंदर पहले होते हैं, जो हर अस्टियोसाइट को दूसरे अस्टियोसाइट्स और बोन सरफेस पर मौजूद अस्टियोब्लास्ट से डायरेक्टली कनेक्ट कर देती है। हर प्रोसेस के एंड पर गैप जंक्शन होती है, जो आयंस, न्यूट्रिएंट्स और केमिकल सिग्नल्स को एक सेल से दूसरे सेल तक ट्रांसफर करने की इजाजत देती है। फंक्शंस। अस्टियोसाइट्स इन फंक्शंस को परफॉर्म करता है। मेकेनोसेंसेशन मतलब मैकेनिकल स्ट्रेस यानी प्रेशर या दबाव को महसूस करना। अस्टियोसाइट्स बोन की सेंसर्स होते हैं। जब हम चलते हैं या वेट उठाते हैं तो इस वक्त बोन पर जो प्रेशर पड़ता है, अस्टियोसाइट अपनी लंबी प्रोसेसेस के जरिए उसे महसूस कर लेता है। अगर किसी हिस्से पर ज्यादा या कम प्रेशर आए तो ये फौरन इस चेंज को महसूस कर लेता है। इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन। हर अस्टियोसाइट एक छोटी सी स्पेस में रहता है जिसे लेकोनाई कहते हैं। इस लेकोनाई से बहुत सारी बारीक रास्ते निकले होते हैं जिनको केनालिकुलाई कहा जाता है और ये हर तरफ फैले होते हैं। इन्हीं केनालिकुलाई के जरिए अस्टियोसाइट्स एक दूसरे से और सरफेस पर मौजूद अस्टियोब्लास्ट से कनेक्ट रहती है। ये आपस में न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट, कैल्शियम सिग्नल्स और रेगुलेटरी मैसेजेस शेयर करते हैं। यानी ये पूरा नेटवर्क बोन का अपना कम्युनिकेशन सिस्टम होता है। रेगुलेशन ऑफ बोन रिमॉडलिंग सिग्नल्स। बोन्स हमेशा टूटकर दोबारा बनती रहती है, जिसे कहते हैं बोन रिमॉडलिंग। अस्टियोसाइट्स इस पूरे प्रोसेस की मेन कंट्रोलर्स है। अगर इनको छोटा सा डैमेज या कम प्रेशर महसूस हो जाए तो ये अस्टियोक्लास्ट को सिग्नल्स देती है कि बोन को रिजर्व करना शुरू करे, और जब ज्यादा मैकेनिकल लोड महसूस होता है तो ये अस्टियोब्लास्ट को एक्टिवेट करके नई बोन बनाने लगती है। कंट्रोल ऑफ अस्टियोब्लास्ट एंड अस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी। अस्टियोसाइट्स कुछ खास किस्म की मॉलिक्यूल यानी केमिकल मैसेंजर को रिलीज करते हैं जो सीधा अस्टियोब्लास्ट और अस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। इनमें से एक इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल स्क्लेरोस्टिन है, जो अस्टियोब्लास्ट को इनहिबिट करता है और बोन फॉर्मेशन को स्लो कर देता है, और कम रिलीज होने पर इसका अपोजिट प्रोसेस होता है। इसी तरह जब बोन रिजर्प्शन की जरूरत हो तो ये रैंकल जैसे मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करके अस्टियोक्लास्ट को एक्टिवेट कर देते हैं। अस्टियोसाइट्स ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह डिसाइड करती है कि बोन कब बनानी है और कब तोड़नी है। मेंटेन मिनरल होम्योस्टेसिस इन बोन मैट्रिक्स। अस्टियोसाइट्स बोन के अंदर मिनरल्स का बैलेंस मेंटेन रखते हैं। ये कैल्शियम फास्फेट और दूसरी आयन को बोन मैट्रिक्स और ब्लड स्ट्रीम के दरमियान रेगुलेट करते हैं। जब बॉडी को कैल्शियम चाहिए होता है, जैसे मसल्स कॉन्ट्रैक्शन या नर्व सिग्नलिंग के लिए, तो अस्टियोसाइट्स अपने आसपास के बोन को हल्का सा डिसॉल्व करके कैल्शियम रिलीज कर देते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं अस्टियोसाइटिक अस्टियोलिसिस। An osteoclast is a large multinucleated cells that break down and resorbs bone during the process of bone remodeling. Osteoclast वो सेल्स है जो हमारी बोन को रिजॉर्ब यानी तोड़कर वापस रिमॉडल करती है। जिस तरह ओस्टियोब्लास्ट नई बोन बनाती है, उसी तरह ओस्टियोक्लास्ट पुरानी बोन, वीक या डैमेज बोन को डिसॉल्व करता है। ये प्रोसेस बोन रिमॉडलिंग का आधा हिस्सा है। एक तरफ बोन बनती है, दूसरी तरफ टूटकर रिप्लेस होती है। स्ट्रक्चर ऑफ ओस्टियोक्लास्ट। इसकी स्ट्रक्चर को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनका डिजाइन ही बोन रिजॉर्प्शन के लिए बना होता है। मल्टी न्यूक्लिएटेड जायंट सेल्स। ओस्टियोक्लास्ट एक बहुत बड़ी सेल होती है जिसमें आमतौर पर 3 से 20 तक न्यूक्लियाई होते हैं। ज्यादा न्यूक्लियाई होने का ये फायदा होता है कि सेल की मेटाबॉलिक कैपेसिटी बहुत हाई हो जाती है, जिससे बोन रिजॉर्प्शन बहुत तेजी से होती है। रफल्ड बॉर्डर। ये इन सेल्स का सबसे यूनिक हिस्सा होता है। ये बॉर्डर वेव लाइक फोल्डेड सरफेस होती है जहाँ से ओस्टियोक्लास्ट एसिड और एंजाइम्स बोन पर रिलीज करता है। ज्यादा फोर्स का मतलब ज्यादा एक्टिविटी यानी फास्ट रिजॉर्प्शन। सीलिंग जोन। ओस्टियोक्लास्ट अपनी बेस को बोन सरफेस पर चिपकाकर एक मजबूत सील एरिया बनाता है। इस सील्ड जोन के अंदर ही तोड़ा हुआ बोन मैट्रिक्स इकट्ठा होता है। इस छोटे से आइसोलेटेड जोन को रिजॉर्प्शन लेकोनाई या हार्शिप्स लेकोनाई कहते हैं। लाइसोसोम्स। इन सेल्स के अंदर बहुत सारी एसिडिक वेसिकल्स और लाइसोसोम्स होती है, जिसमें के टेप्सिन के और टार्ट्रेट रेजिस्टेंट एसिड फास्फेटेज, शॉर्टली कहा जाए तो ट्रेप, और एसिड हाइड्रोलाइसिस जैसे एंजाइम्स होती है जो बोन को तोड़ती है। ओरिजिन ऑफ ओस्टियोक्लास्ट। ये ओस्टियोसाइट्स की तरह ओस्टियोब्लास्ट फैमिली से नहीं बनती, बल्कि मोनोसाइट मैक्रोफेज लिनिएज से बनती है। यानी असल में इम्यून सिस्टम के सेल से डिराइव्ड होती है। बोन मेरो में मोनोसाइट प्रिकर्सर्स मिलकर फ्यूज होते हैं और फिर एक जायंट मल्टीन्यूक्लिएटेड ओस्टियोक्लास्ट बनता है। लोकेशन ऑफ ओस्टियोक्लास्ट। ये सेल्स यूजुअली वहाँ मिलते हैं जहाँ बोन ब्रेक डाउन हो रहा होता है। एंडोस्टियम की सरफेस पर, रेबिकुलाई के एजेस पर, हार्शिप्स लेकोनाई के अंदर और रिमॉडलिंग यूनिट्स पर, जहाँ ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोक्लास्ट साथ काम करते हैं। फंक्शंस ऑफ ओस्टियोक्लास्ट। इनका बेसिक फंक्शंस बोन को तोड़ना होता है, लेकिन ये इस काम को बिल्कुल साइंटिफिकली कंट्रोल तरीके से करती है।
बोन रिजर्प्शन ऑस्टियोक्लास्ट एसिड्स रिलीज करता है और इससे बोन का मिनरल पार्ट यानी हाइड्रोक्सीपेटाइट को डिसॉल्व करता है। इसके बाद एंजाइम्स के जरिए फाइबर्स और ऑर्गेनिक मैट्रिक्स को भी डाइजेस्ट करता है। मेंटेन्स कैल्शियम लेवल, बोन डिसॉल्व होती है, कैल्शियम और फास्फेट ब्लड में रिलीज होते हैं। इस तरह ऑस्टियोक्लास्ट सिस्टमिक कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है। हेल्पिंग इन बोन रिमॉडलिंग, ऑस्टियोक्लास्ट पुरानी बोन को हटा देता है। इसके बाद ऑस्टियोब्लास्ट नई फ्रेश बोन बनाती है और ये साइकिल लाइफ टाइम चलता रहता है। हाउ दे डिसॉल्व बोन, ऑस्टियोक्लास्ट अपनी रफल्ड बॉर्डर के थ्रू ये 2 फंक्शंस परफॉर्म करता है बोन रिजर्प्शन के लिए। एसिड सिक्रीशन, एटीपेज पंप से हाइड्रोजन आयंस बोन सरफेस पर रिलीज होते हैं। ये एसिड्स बोन की मिनरल सरफेस को डिसॉल्व कर देता है। एंजाइम्स रिलीज, मिनरल डिसॉल्व होने के बाद कैटेप्सिन के एंजाइम्स फाइबर्स को तोड़ता है और प्रोटीएज एंजाइम्स मैट्रिक्स को डाइजेस्ट करता है और फिर ये सब ब्रेक डाउन प्रोडक्ट ब्लड में बेच दिए जाते हैं। रेगुलेशन ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी, 2 चीजों की वजह से ये एक्टिविटी बरकरार रहती है, रैंकल एंड ऑस्टियोप्रोटीग्रीन। ऑस्टियोब्लास्ट रैंकल को रिलीज करते हैं जो ऑस्टियोक्लास्ट पर मौजूद रैंक रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है। ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिवेट होकर बोन रिजर्प्शन को स्टार्ट कर देता है। ऑस्टियोप्रोटीग्रीन भी ऑस्टियोब्लास्ट से रिलीज होती है जो रैंकल को ब्लॉक करके ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी यानी बोन रिजर्प्शन को स्टॉप कर देता है।